नमस्कार, मैं रंजन यादव। मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड कप हार चुका है और आज मेरी कोशिश रहेगी वो वजह जानने का कि आखिर किस कारण से इंडिया वर्ल्ड कप हारा है। हमने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, 1983 में और 2011 में। उस वक्त 1983 में जब हमने विश्व कप जीती तो कपिल देव उस टीम के कप्तान थे और जब 2011 में हमने जीती वर्ल्ड कप तो महेंद्र सिंह धोनी उस टीम के कप्तान थे। ये कितनी ताज्जुब की बात है कि इस देश में वर्ल्ड कप हो रहा है और वर्ल्ड कप विजेता 1983 के कपिल देव और 2011 के महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों में किसी भी वर्ल्ड कप चैंपियन विजेता को इनवाइट नहीं किया गया। आखिर क्या वजह रही होगी जिसके वजह से इन दोनों दिग्गज क्रिकेटर को इनवाइट नहीं किया गया वर्ल्ड कप में? ये बेहद शॉकिंग न्यूज है जब पता चला इस आवाम को कि न ही कपिल देव को और न उस वक्त 1983 की जो टीम थी जो वर्ल्ड कप विजेता बनी, उस टीम के किसी सदस्य को इनवाइट किया गया और न ही महेंद्र सिंह धोनी या फिर उसके टीम जो 2011 के विश्व कप विजेता रहे थे, उनको इस वर्ल्ड कप की जो फाइनल मैच खेली जा रही थी अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उसमें आने के लिए आमंत्रण दिया गया। अब दोस्तों, इसकी वजह तो जानेंगे कि आखिर वो कारण क्या था कि न ही कपिल देव को न ही धोनी को इनवाइट किया गया वर्ल्ड कप जब हो रहा था उस वक्त उस स्टेडियम में देखने के लिए। पर सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि आजकल जो बीसीसीआई का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है और सचिव है, इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है, उसकी जो प्रक्रिया होती है, क्या उस प्रक्रिया के तहत अपॉइंटमेंट किया गया है? लोधा कमेटी 2015 में बनी इसी चीज को लेकर के, क्योंकि बीसीसीआई या ये क्रिकेट का जो खेल जगत है, आईसीसी हो, बीसीसीआई हो या बाकी जो स्टेट का क्रिकेट का बॉडीज होती है, वहां पैसे का एक बड़ा अमाउंट होता है इस खेल में। ये चूंकि कमर्शियल खेल है तो इसमें मनी की जो ट्रांजैक्शन है बहुत बड़े पैमाने पे होती है इस खेल में, क्रिकेट में। तो इस खेल को एक तरह से जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे वो कब्जा किए हुए हैं हर जगह। चाहे महाराष्ट्र में आप देखें तो शरद पवार का नाम आता है, खेल मंत्री जो अभी हैं अनुराग ठाकुर, उनका भी नाम आता है कि ये सब हर स्टेट में जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं वही इस क्रिकेट के जो बोर्ड होती है उस पे अपना शिकंजा कसे हुए होते हैं, क्योंकि इसमें पैसे का एक बड़ा खेप इधर से उधर होती रहती है। और इसी वजह से जब 2019 में दोबारा मोदी सरकार केंद्र में सत्ता पे काबिज हुई, उसी के कुछ वक्त बाद अक्टूबर 2019 में इस देश के दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर व्यक्ति अमित शाह अपने इकलौते बेटे को बीसीसीआई का सचिव बनाया। हालांकि वो टर्म जो होती है वो 3 साल की होती है और उसी वक्त सचिव के पद पे जयशाह और अध्यक्ष के पद पे सौरव गांगुली को अपॉइंट किया गया। कानूनी तौर पे जो बोर्ड का कानून है, जो लोधा कमेटी की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग 2022 में जयशाह को भी और सौरव गांगुली को भी अपना पद छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि यही सोच करके ही लोधा कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, जो कानूनी फैसले थे, उसमें यही सोच के कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति यहाँ आके अपना एक कुनवा डेवलप ना कर ले या इस पे शिकंजा न कस ले, इस पे कब्जा न कर ले। इस वजह से 3 साल से ज्यादा कोई भी, चाहे वो अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सचिव हो, उसको अपने पद पे नहीं रहना चाहिए। पर हुआ इसके विपरीत। 2022 में जब जयशाह या फिर सौरव गांगुली को हटाने की बारी आई तो बीसीसीआई ने कोर्ट में पहुंच गई और एक्सटेंशन उन्होंने इस आधार पे मांगा कि सौरव गांगुली जैसे क्रिकेटर अभी बीसीसीआई के
अध्यक्ष हैं, इसीलिए उनको कुछ वक्त के लिए, एक टेन्योर के लिए और एक्सटेंशन दी जाए। हालांकि गुजरात लॉबी का इस देश के सबसे ताकतवर इंसान का कोर्ट पे जो प्रेशर था, उसके वजह से उसे एक्सटेंशन भी मिला और सौरभ गांगुली जैसा अपने पद पे दूसरे टेन्योर के लिए फिर बने रहे। वक्त निकली और जब पश्चिम बंगाल का चुनाव 2022-23 में हुई, उस वक्त बीजेपी ने सौरभ गांगुली को एक प्रपोजल दिया कि सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बने, क्योंकि बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा चेहरा नहीं है और वहां वो अपना एक जनाधार, अपनी एक कैडर डेवलप करना चाह रही थी बीजेपी, जिसके वजह से सौरभ गांगुली को प्रपोजल दिया गया। उस प्रपोजल को सौरभ गांगुली ने एक सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा वो फील्ड ही नहीं है, पॉलिटिक्स मेरी फील्ड नहीं है, मेरा फील्ड तो क्रिकेट है, क्रिकेट की पिच है। उन्होंने जब इनकार किया, और किसकी हैसियत जो गुजरात लॉबी की आदेश को मानने से इनकार करते, या फिर यदि कोई करता है तो उसकी खैर नहीं। सौरभ गांगुली को तुरंत बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा करके रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि ये बात अलग है कि सौरभ गांगुली जब अध्यक्ष थे उस वक्त भी बीसीसीआई में यदि किसी की चलती थी तो सिर्फ जयशाह की चलती थी। किसी की मर्जी बीसीसीआई में या बाकी क्रिकेट की दुनिया में चलती थी तो वो जयशाह की चलती थी, और चले भी क्यों नहीं। वो इस देश के दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर इंसान, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह के जो इकलौते बेटे हैं, उन्हें पूरा एक तरह से पूरी क्रिकेट की दुनिया उनके हाथ में थमा दी गई, और वो जैसा चाहे, जो चाहे, अपनी मर्जी का कर सकते थे। पूरे जो पैसे का एक बड़ा खेल होता है, हम लोग तो आजकल देखते हैं कि हर गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में, टोले में बच्चा बच्चा क्रिकेट की जो ऐप होती है पैसा लगाने वाली, जो सट्टा होता है, जो गैम्बलिंग होती है, वो सब होता है। तो एक बड़े पैमाने पे क्रिकेट में आजकल पैसे का लेन देन होता है, घोटाला भी होता है, भ्रष्टाचार भी होता है, घपलेबाजी भी होती है। वो पर्दे के पीछे होता है। कई ऐसे रिपोर्टर हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे तो जितनी ये काली कमाई है, काला खेल है, उसके बारे में बताने से परहेज भी नहीं करते हैं, पर पर्दे के सामने आकर बताने से बड़ा हिचकिचाते हैं। अब दोस्तों, जिस तरीके से सौरभ गांगुली ने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया गुजरात लॉबी को, बीजेपी का फेस बनने के लिए, बीजेपी का एक कैंडिडेट बनने के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अगेंस्ट में, और बीजेपी का कैडर डेवलप करने के तौर पे, उसी तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने झारखंड में बीजेपी को ठेंगा दिखाया। दरअसल हुआ यूं कि महेंद्र सिंह धोनी को प्रपोजल दिया गया कि झारखंड में बीजेपी का वो झंडा थामे, उसका वहां पे कैडर मजबूत करे, क्योंकि बीजेपी के पास झारखंड में कोई बड़ा नेता नहीं है। जो भी है वो या तो उतने कद्दावर है नहीं, या फिर उन्हें डेवलप ही नहीं किया गया। बीजेपी की वो कल्चर है ही नहीं कि स्टेट लीडरशिप को डेवलप किया जाए। बीजेपी की तो कल्चर ऐसी है कि जिस किसी फील्ड में कोई बड़ी हस्तियां है उसे अपनी पार्टी में ले आओ और उसको बाकी और भी राज्यों में एक बड़े फेस के तौर पे प्रेजेंट करो। अभी हाल फिलहाल में खबरें आ रही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के टिकट पे अक्षय कुमार और माधुरी दीक्षित चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की हालात खराब है। तो वहां हालात ठीक करने के लिए, वहां का समीकरण ठीक करने के लिए बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं उन्हें अपने पार्टी में लाने और फिर अपने पार्टी के टिकट पे उन्हें चुनाव में उतारने कि ये प्रक्रिया और ये चलन जो है बीजेपी में शुरुआत से ही है। तो हम कह रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी जो है, उनको जो झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उसके अगेंस्ट में बीजेपी का एक बड़ा फेस के तौर पे प्रेजेंट करने की जो बीजेपी ने कोशिश की झारखंड में, उसका महेंद्र सिंह धोनी ने बहिष्कार किया। वो विरोध किए कि
हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और वैसे भी जो हेमंत सोरेन है वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। इस वजह से हम यहाँ बीजेपी का न तो कैंडिडेट बनेंगे, न उनके टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मेरी पिच तो क्रिकेट है, मेरा पिच पॉलिटिक्स नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि हेमंत सोरेन ने भी उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप चाहें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन की पार्टी है उससे आप चुनाव लड़ सकते हैं। वो उन्होंने एक सिरे से पॉलिटिक्स में आने से खारिज कर दिया। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से सौरव गांगुली हो, महेंद्र सिंह धोनी हो या फिर कपिल देव हो, इन लोगों ने गुजरात लॉबी का जो विरोध किया, और जो भी क्रिकेटर हैं जिनके पीठ में रीढ़ की हड्डी है, जो गुजरात लॉबी के सामने सिर नहीं झुकाते हैं, सजदा नहीं करते हैं, उनकी हैसियत आजकल कौड़ी के भाव है। और यही वजह है कि वर्ल्ड कप जो 2023 का हुआ है और जो अहमदाबाद गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बड़े ही भव्य तरीके से बीजेपी जो चाह रही थी कि इसको एक बड़े इवेंट के रूप में तब्दील करेंगे और मोदी जी के चेहरा को पूरे विश्व स्तर पे जैसे G20 में चमकाने दमकाने का प्रयास बीजेपी ने की, मोदी जी ने खुद अपने चेहरे को एक बड़े लेवल पे प्रेजेंट करने की जो कोशिश की वो नाकाम रही। नहीं तो दो वर्ल्ड कप विजेता अभी हमारे पास हैं और उनको वर्ल्ड कप इस देश में हो रहा हो और उन्हें निमंत्रण न दिया जाए, कितनी दुख की बात है। दुख होता है और उनको भी दुख हुआ। कपिल देव ने तो ट्वीट भी किया बाकायदा, और उसके बाद ही लोगों को पता चला, अदरवाइज पर्सनली पता नहीं चलती है। अब दोस्तों एक बड़ा प्रश्न है कि जैसा जो सचिव बने हुए हैं बीसीसीआई का, और एक तरह से पूरी क्रिकेट की दुनिया उनके हाथों में है, चाहे आईसीसी हो या एशिया क्रिकेट जो बॉडीज हैं वो हो, बीसीसीआई हो, ये सारा जो जितने भी क्रिकेट की दुनिया सारा का सारा जैसा के हाथों में है। प्रश्न उठता है कि क्या जैसा को क्रिकेट में इंटरेस्ट है? मुझे ऐसा पता चला है कि उनको तनिक भी क्रिकेट या किसी भी खेल में इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर वो सचिव के पद पे क्यों बने हुए हैं? पूरे बीसीसीआई या बाकी जितने भी क्रिकेट की बॉडियाज हैं, क्रिकेट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उस पे वो अपना दबदबा क्यों कायम किए हुए हैं, अपनी जो शिकंजा है क्यों कसे हुए हैं? दरअसल दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो नॉर्मली मीडिया में वो आती नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि इस क्रिकेट की दुनिया में सबका हाथ काला है। वो पैसे की इतनी बड़ी खेल होती है इस क्रिकेट के खेल में कि जो भी इसके अंदर जाता है उस दलदल से बाहर निकलने का उसको मन नहीं होता है। इस क्रिकेट में जितने भी बॉडीज हैं इसकी जो कंट्रोल करती है क्रिकेट की गेम को, चाहे वो सेलेक्टर कमेटी की टीम हो, चाहे वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हो या बीसीसीआई हो, आईसीसी हो, एशिया गेम्स हो, एक बड़े पैमाने पे पैसा उगाही करने का जरिया है। और इसकी ऑडियंस बेस भी पूरे दुनिया में दूसरे यदि किसी खेल की ऑडियंस बेस है तो वो क्रिकेट की है। 2.5 अरब के आसपास क्रिकेट की ऑडियंस है। सबसे ज्यादा फुटबॉल की है जिसकी 3.5 अरब के आसपास पूरी दुनिया में ऑडियंस बेस है। तो आप सोच सकते हैं कि 2.5 अरब के आसपास यदि किसी खेल का ऑडियंस बेस हो तो उससे कितनी आमदनी की जा सकती है। और इसका पूरा का पूरा फायदा, और ये चीज जानती है गुजरात लॉबी, इसी वजह से जो गुजरात लॉबी के दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर इंसान है इस देश में, अमित शाह, वो इस पूरे क्रिकेट को कंट्रोल करने के लिए अपने ही इकलौते बेटे को बिठाए हुए हैं, ताकि इस देश में यदि कोई संस्था है जो सबसे ज्यादा पैसे की उगाही कर सकता है तो वो बीसीसीआई है। और उसी पोस्ट पे कथित तौर पे एक बिजनेस में, इससे पहले चूंकि जैसा बिजनेस करते थे उसमें कथित तौर पे उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे उसके बाद उनको वो बिजनेस छोड़ के बीसीसीआई का सचिव बना दिया गया। ये आम लोगों के बीच जानी चाहिए कि जो लोधा कमेटी की रिकमेंडेशन है जो 2015 में आई थी, उसमें हर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव को 3 साल से ज्यादा सचिव पद पे, अध्यक्ष पद पे या उपाध्यक्ष पद पे
नहीं बने रहना चाहिए। यदि एक्सटेंशन मिला कोर्ट के द्वारा सौरभ गांगुली के नाम पे, साथ में ही जैसा को एक्सटेंशन मिला अगले 3 साल के लिए, तो फिर सौरभ गांगुली को क्यों हटाया गया उसका रीजन किसी को नहीं पता। तो फिर जय शाह को अगले टर्म के लिए क्यों एक्सटेंशन किया गया, उसमें क्या काबिलियतें हैं, कितना जानता है वो क्रिकेट में वो किस लेवल का प्लेयर रह चुका है, इसके बारे में भी तो बतानी चाहिए। इसके बारे में कहीं कोई पता नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, कोई जानकारी नहीं दी गई है। पर वो अगले टर्म के लिए 2025 तक के लिए बीसीसीआई का सचिव रहेगा और पूरे क्रिकेट पे उसका शिकंजा कसा रहेगा। आज बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।